ओके, तो अब देखिए हम आते हैं पर्सनल प्रोनाउन पर। ठीक है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन, जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु के बदले में आए हों उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, ही इज लाफिंग, वी आर बाथिंग, यू आर रनिंग, दे आर हैप्पी, इट इज अ बुक। अब देखिए ये आई, ही, सी, दे, वी, ये किसके बारे में कहा जाता है? इंसान के बारे में कहा जाता है। तो ये इंसान के ही बदले में तो आते हैं। जैसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? इंसान हूँ। लेकिन यहाँ पर नाउन का नहीं बल्कि उसके स्थान पर आई प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अब देखिए अब जब प्रोनाउन में आते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 तरह के पर्सन होते हैं, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। 3 तरह के जो पर्सन हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो हमें ये देखना होगा कि कौन सा प्रोनाउन कौन से पर्सन में आते हैं, और सबका सिंगुलर और प्लूरल भी होता है। देखिए पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन पर। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में देखिए जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, जैसे आई, माई, मी, माइन, वी, अस, आर। अब जैसे है आई शैल गो, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ ना कि मैं जाऊँगा, बोलने वाला मैं ही हूँ। मैं अपने बारे में जब कह रहा हूँ कि आई शैल गो, मैं जाऊँगा, मैं स्वयं के बारे में बता रहा हूँ। नेक्स्ट है वी शैल डू आवर वर्क, हम अपना कार्य करेंगे। ये कौन बोल रहा है? मैं स्वयं बोल रहा हूँ। तो जो यही शब्द बताया गया है कि जो शब्द बोलने वाले के लिए प्रयोग हो, मैं बोल रहा हूँ, यानी वी या आई का प्रयोग बोलने वाले के लिए किया गया है। ये कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। सेकेंड पर्सन, जिससे कोई बात कही जाए, जैसे मैंने कहा यू गो देयर, तुम वहाँ जाओ, तो मैं किससे कह रहा हूँ? दूसरे से कह रहा हूँ, सेकंड पर्सन से कह रहा हूँ। और आप जानते भी हैं कि यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। तो वही चीज़ है कि जिससे कोई बात कही जाती है वो सेकंड पर्सन होता है। उसमें कौन कौन से प्रोनाउन हैं? यू, योर, योर्स। अब इसको सेंटेंस में देखिए, यू शुड लर्न योर लेसन, तुम्हें अपना पाठ याद करना चाहिए, यानी मैं दूसरे से ये बात कह रहा हूँ। और वो कौन सा पर्सन हुआ? सेकंड पर्सन। अब आते हैं थर्ड पर्सन पर। वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। अब यहाँ देखिए ही, सी, इट, दे, हिम, हिज, हर, देम, देयर, इट्स, ये सब क्या है? थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं। अब सेंटेंस के रूप में देखिए, सी हेल्प्ड अ पुअर मैन, उसने क्या किया? उसने एक गरीब आदमी की सहायता की। तो उसने कुछ किया। वही चीज़ यहाँ पर कहा, वह व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए। यहाँ हम किसके बारे में बता रहे हैं? वह के बारे में, सी के बारे में बता रहे हैं कि उसने क्या किया? उसने एक गरीब की सहायता की। यहाँ पर सी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। गिव हिम अ बुक, गिव हिम अ बुक, उसे एक किताब दो, यानी किसे किताब दो? उसे। और उसे यानी हिम, हिम क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। देखिए अभी आपके सुविधा के लिए हमने एक चार्ट बना दिया है, उसमें और आपको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे देखिए इसको हम इंग्लिश ग्रामर में केस कहते हैं, और केस इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रामर का, क्योंकि यदि आप केस के बारे में नॉलेज नहीं रखते हैं या केस के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप एक अच्छा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। एक्टिव टू पैसिव में भी आपको दिक्कत आएगी, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आपको आज ही उनके आने से, अभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अभी थोड़ा दिन के बाद आऊँगा, लेकिन अभी आपको ये पहले से चार्ट पूरा प्रिपेयर्ड होना चाहिए। देखिए जैसे आपसे पूछे कोई केस, केस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस।
फिर पर्सन कितने होते हैं, अभी हमने आगे चर्चा भी किया। 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए फर्स्ट पर्सन और यह है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, क्योंकि यही नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं। तो इनको आप नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं और सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। तो देखिए पहले आते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो नॉमिनेटिव केस आता है आई और वी। आप जानते भी हैं आई जो है सिंगुलर है, वी जो है प्लूरल है। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो यहाँ पर आई का पॉजेसिव केस माई और माइन। माई सजीव के लिए होता है, लिविंग थिंग्स के लिए, और माइन जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए वी का पॉजेसिव केस आर, आर्स, ये पॉजेसिव केस। अब आते हैं सेकंड। अब पहले ये भी जान लीजिए कि पॉजेसिव केस का प्रयोग हम कहाँ, अपने अधिकार के लिए, जहाँ अपना अपनी का भी प्रयोग होता है। जैसे आप कहते हो मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, तो आई का, इसमें आई सब्जेक्ट है मैं, तो मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, तो जो आई का पॉजेसिव केस है वही यहाँ पर अपना का मीनिंग का काम करेगा। जैसे आई रीड माई बुक, देखिए यहाँ आई है, आई का पॉजेसिव केस क्या है, माई है। तो इस तरह से पॉजेसिव केस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आगे देखिए सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का नॉमिनेटिव केस में आता है यू, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। और यू का पॉजेसिव केस योर, योर्स, ये दोनों होता है। ये भी जैसा कि मैंने आपको बताया अपना अधिकार जताने के लिए पॉजेसिव का प्रयोग होता है। अब आते हैं थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट, दे। ही, सी, इट, ये तीनों प्रोनाउन सिंगुलर होते हैं। थर्ड पर्सन भी है, सिंगुलर है, लेकिन दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन प्लूरल है। अब देखिए ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, इट का ऑब्जेक्ट इट, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। अब देखिए ही का पॉजेसिव केस हिज, सी का पॉजेसिव केस हर, इट का पॉजेसिव केस इट्स, और दे का पॉजेसिव केस देयर होता है। यहाँ भी समझ लीजिए, अभी मैंने आपको समझाया नहीं, यू जो है ये सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। तो और ये भी ऑब्जेक्ट में भी ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो बस इस चार्ट को आप केस के हिसाब से ज़रूर प्रिपेयर्ड कर लीजिएगा, बाय हार्ट होनी चाहिए। जब इतना आप जान जाते हैं तो फिर आपका पर्सनल प्रोनाउंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउंस पर, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अब आते हैं सेकंड प्रोनाउन जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। पहले तो हमें ये जानना होगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता क्या है। बस ये सिंपल सी बात है, जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का कार्य होता है या जिस प्रोनाउन से प्रश्न पूछने का बोध हो, उस तरह के प्रोनाउन को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हु, हुम, हुज, व्हिच, व्हाट, etc। अब देखना है यहाँ पर कि हु, हुम और हुज किस तरह के कार्य में ये प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए हु, हुम, हुज का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। जैसे हु इज देयर, हुम डू यू लव, हुज आर दीज बुक्स। ये जहाँ जितना भी पूछा गया हु, ये व्यक्ति से संबंधित है। कोई कहता है हु इज देयर, वहाँ कौन है, ये व्यक्ति सेंस, इंसान के, ह्यूमन बींग्स के सेंस में है। हुम डू यू लव, तुम किसको प्यार करते हो, हुम। ओके, उसी तरह से हुज आर दीज बुक्स, ये किताबें किसके हैं। विच का प्रयोग वस्तुओं के लिए होता है। जैसे विच इज हिज पेन, विच पेन डू यू लाइक। यहाँ पर विच का प्रयोग किस संबंध किससे है, पेन से, और यहाँ भी विच का संबंध किससे है, पेन से है। ठीक है, पेन क्या है, एक वस्तु है।
नेक्स्ट आइए, व्हाट का प्रयोग व्यक्तियों तथा व्यवसाय दोनों के लिए होता है। जैसे व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, ये किसी व्यक्ति से पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू वांट। नेक्स्ट, व्हाट इज योर फादर, आपके पिता क्या है। क्या से मतलब है कि मतलब क्या करते हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। तो इस तरह से यह आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। अब आते हैं हम अगली प्रोनाउन की ओर। अब देखिए नेक्स्ट प्रोनाउन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए, जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। देखिए, हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, दैट, एज। अब ये आपको देखना है कि ये दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ते हैं और ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये अपने से जो पहले आए हुए नाउन है उसी से ये संबंध स्थापित करते हैं। अब आपको मैं वन बाय वन करके एग्जाम्पल समझा रहा हूं। देखिए, दिस इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी। अब देखिए यहां पर जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किससे संबंध स्थापित कर रहा है, बॉय से, क्योंकि इससे पहले आया हुआ नाउन क्या है, बॉय। कहता है कि दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है जिसने मुझे गाली दी थी। ओके, तो यहां पर हु का संबंध किससे है, इस बॉय से है। अगला एग्जांपल, दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज अ फेमस प्लेयर। यह वही लड़का है जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। यानी कि इस हुज का संबंध किससे है, बॉय से है। अगला एग्जाम, रीड द बुक्स दैट यू लाइक। कहता है वो किताबें पढ़ो जो तुम्हें पसंद है। यानी कि दैट का संबंध किससे है, बुक से है। यानी आप देख रहे हैं कि हर रिलेटिव प्रोनाउन का अपने से पहले आने वाले नाउन से है। यहां पर दैट के पहले कौन सा नाउन है, बुक्स है। दिस इज द बुक विच आई बॉट। यहां भी विच का संबंध किससे है, बुक से है, नाउन है। राधा इज द गर्ल whom एवरीबॉडी लव्स। अब देखिए यहां पर whom जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये किससे संबंध स्थापित करता है, गर्ल से करता है। अगला, दिस इज सच अ मैन एज आई सा यस्टरडे। एज भी रिलेटिव प्रोनाउन है और एज से पहले देखिए क्या है, एज किससे संबंध स्थापित करता है, ये जो एज रिलेटिव प्रोनाउन है ये मैन से अपना संबंध दिखाता है। एंड नेक्स्ट है, दे गेव हिम व्हाट ही वांटेड। व्हाट भी रिलेटिव प्रोनाउन है और ये भी याद रखिए कि व्हाट जो होता है ये किसी वस्तु के लिए आता है, तो यहां पर भी सेंस एक वस्तु का ही दिया गया है। दे गेव हिम, उन्होंने उसे दिया। अब जो भी दिया कोई वस्तु ही दिया। व्हाट ही वांटेड, जो वह चाहता था। तो ये हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। इसके आगे हम आते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन पर। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पर आते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन किसी नाउन की ओर संकेत करता है उसे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इसमें ये बहुत देखिए बहुत इजी है। इसमें आपको मुख्य रूप से दो वर्ड्स दिमाग में रखना है, दिस और दैट। एग्जाम्पल में देखिए, दिस, दैट। दिस का प्लूरल हो जाता है दिस और दैट का प्लूरल होता है दोज। ये किसी भी नाउन को इंडिकेट करने के लिए होता है। जैसे दिस इज माई पेन। अच्छा, एक चीज और भी याद रखना है, जो वस्तु दिख पास में है उसके हम दिस प्रयोग करते हैं और जो वस्तु थोड़ा दूरी पर है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। यही चीज इनके सिंगुलर और प्लूरल दोनों पर लागू होता है। आपको ये बात पता चल गई होगी कि दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो वही एग्जाम्पल है, दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक। जो
वस्तु थोड़ा दूरी पर है वहाँ के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, पास के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। अब इसी का प्लूरल फॉर्म में देखिए, दीज आर माई पेन्स, दोज आर योर बुक्स। ओके, अब देखिए इसमें और इसमें बस इतना ही अंतर है कि ऊपर के जो 2 सेंटेंस दिए गए हैं वो हैं सिंगुलर में, और उसी का नीचे प्लूरल कर दिया गया, दिस का दिस और दैट का दोस। बस इतनी ही सी बात इसमें समझना है। अब आते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बनाने के लिए खाली सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रोनाउन सिंगुलर में है तो उसमें हम सेल्फ लगाते हैं, यदि प्लूरल ऑलरेडी वो प्लूरल में है तो उसमें हम सेल्व्स कर देते हैं। ऐसे भी सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्व्स होता है। तो अब देखिए कुछ प्रोनाउंस के बाद सेल्फ या सेल्व्स लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाते हैं और उसी प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में मुख्य रूप से जो कार्य स्वयं किया जाता है स्वयं के द्वारा, वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई से क्या बनता है, माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ। देखिए आई सिंगुलर है, यहाँ सिर्फ माई सेल्फ हुआ, और वी क्या है, प्लूरल है, इसलिए आर सेल्फ हो गया। ही सिंगुलर है इसलिए हिम सेल्फ है, सी सिंगुलर है इसलिए हर सेल्फ है, इट सिंगुलर है इसलिए इट सेल्फ है। आगे देखिए यू भी सिंगुलर में आता है इसलिए यहाँ पर योर सेल्फ कर दिया गया है। ऐसे आने को तो ये प्लूरल का भी भाव देता है और सिंगुलर का भी, लेकिन समान माने मुख्यतः इसको हम लोग सिंगुलर में लेकर चलते हैं। दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर देम सेल्फ्स हो गया। एक चीज और भी आप जानना कि जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है, ये बहुत मार्केबल चीज है। जब किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति होता है वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को हर्ट किया। द बॉय किल्ड हिमसेल्फ, लड़का ने स्वयं को मार डाला। ये जो भी होता है स्वयं के लिए होता है। डोंट डिसीव योर सेल्फ, अपने आप को धोखा मत दो या स्वयं को धोखा मत दो। सी लव्ड हर सेल्फ, वह स्वयं से प्यार करती थी। तो जहां पर स्वयं, अपने आप, स्वयं का जहां सेंस होता है वहां पर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। देखिए नेक्स्ट हम 6th प्रोनाउन पर आ रहे हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउन। जिन प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है वे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत ध्यान से समझिएगा। वन, नन, ऑल, मैनी, फ्यू, अदर्स, सम, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, समवन, नोबडी, एनीबडी, एक्सेट्रा। ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स का नाम लिया ये सब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। क्लियर? अब देखिए, अब इनका थोड़ा सा अर्थ भी समझते चलिए। मान लीजिए दिया है यहाँ पर वन, वन का सेंस क्या है? वन का यहाँ पर अर्थ पर्सन से है। जैसे देखिए वन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? एनी पर्सन या एवरी पर्सन, कोई व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति। जब वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो अपने के अर्थ में वंस का प्रयोग किया जाता है। यानी कि वन का वो कौन सा केस बनेगा? पॉजेसिव केस। जैसे हम अपने के लिए आई के साथ माई का प्रयोग करते हैं, ही के साथ हीज का करते हैं, वी का साथ आर का करते हैं, यू के साथ योर करते हैं, दे के साथ देयर करते हैं, इट के साथ इट्स करते हैं, सी के साथ हर करते हैं। कहते हैं ना मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, यानी मैं अपना किताब पढ़ता हूँ, तो मैं के लिए अपना आया,
तो यहाँ पर आई का पॉजेसिव केस माई का प्रयोग होता है, आई रीड माई बुक। उसी तरह से इंडेफिनिट प्रोनाउन वन जब रहे और उसका अपना का सेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा। तो जब वन का अपना का अर्थ आएगा तो वहाँ पर हम वन को पॉजेसिव केस में चेंज कर देंगे, यानी वन को वंस बना देंगे, अर्थात वन के ऊपर एपोस्ट्रॉफी एस कर देते हैं। देखिए हमने समझाया भी है यहाँ पर, वन का अर्थ एनी पर्सन या एवरी पर्सन होता है। जब वन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो अपने शब्द, अपने, देखिए इसको हमने सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में किया है, अपने शब्द की अंग्रेजी के लिए क्या करते हैं, वंस लिखते हैं। एग्जाम्पल, वन शुड लव वंस कंट्री, प्रत्येक को अपने देश से प्यार करना चाहिए। तो अब वन का पॉजेसिव केस क्या बना, अपने के लिए वंस। ओके, नेक्स्ट, एनी वन या नन का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे नन ऑफ योर रिलेटिव्स केम हियर, कहता है कि तुम्हारे कोई अन्य रिश्तेदार यहाँ नहीं आए, मतलब उन जो भी रिश्तेदार हैं उनमें से यहाँ पर कोई नहीं आया। यहाँ जब भी नन का प्रयोग हम जब भी करेंगे जब दो से अधिक की बात होगी। अब देखिए, एनी वन ऑफ देम कैन डू दिस वर्क, उनमें से कोई एक इस काम को कर सकता है। उनमें से एक यानी कि दो से अधिक है, ज़्यादा है, उनमें से एक। तो जब भी एनी वन या नन का प्रयोग हम क्या करते हैं, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए, ये भी याद रखना होगा। ये कॉमन एरर्स में दे देता है, एक के लिए भी प्रयोग कर देता है नन या एनी का, लेकिन नन और एनी का प्रयोग हम दो से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं सम। सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, जबकि एनी का प्रयोग निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव दोनों में किया जाता है। यह भी याद रखना होगा, सम का प्रयोग हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं और एनी का प्रयोग हम निगेटिव में भी करते हैं और इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, सम वर किल्ड बाय द डकैट्स। सम वर किल्ड कह रहा है कि कुछ लोग डकैट्स के द्वारा मारे गए, यह अफर्मेटिव है। वी डिड नॉट बाय एनी बुक, हमने कोई किताब नहीं खरीदा, ये निगेटिव सेंटेंस में है, इसलिए देखिए एनी का प्रयोग किया गया है। ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैन एनी ऑफ यू डू दिस वर्क, क्या आप में से कोई इस काम को कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना है। इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए अब आगे हम आते हैं अगला प्रोनाउंस की ओर। ओके, हाँ, तो अब हम चलते हैं सेवेंथ प्रोनाउन के बारे में, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में समझना है, जो प्रोनाउन वाक्य में आए हुए व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, प्रत्येक का बोध कराता है। जैसे इच, आइदर, नाइदर, इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, ईच ऑफ द बॉयज कैन गो, इसका हिंदी में क्या अर्थ हुआ, लड़कों में से प्रत्येक जा सकता है। रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स, इन पुस्तकों में से कोई सी पढ़ो। नाइदर ऑफ द टू सर्वेंट्स केम, दोनों नौकरों में से एक भी नहीं आया। बस ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये मुख्य रूप से प्रत्येक का सेंस देता है, प्रति एक, ईच, आइदर, नाइदर। ओके, और ये भी आप जान लीजिए,
आइदर का निगेटिव जो फॉर्म होता है वो नाइदर होता है। आगे देखिए, इसको हमने नोट में डाला है, ईच, आइदर, नाइदर के पश्चात सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आगे आइदर का अर्थ होता है, आइदर का क्या अर्थ होता है? दो में से प्रथम या द्वितीय, दो में से कोई एक, या तो पहला या दूसरा। और नाइदर का अर्थ होता है दो में से न तो प्रथम न द्वितीय, यानी दोनों में से कोई नहीं। आइदर का निगेटिव नाइदर होता है। अगला है, अब इसका एक हमने एग्जाम्पल दिया है आइदर पर, देखिए, आइदर सोहन और मोहन हैज बॉट हिज बुक। अब देखिए, या तो मोहन या सोहन ने अपना किताब खरीदा है, दोनों में से कोई एक। अगला देखिए, इसी का निगेटिव फॉर्म नाइदर, नाइदर रोहन नॉर राजेश हैज लर्न्ड हिज लेसन। ना तो रोहन और ना तो राजेश ने अपना पाठ याद किया है। बस यह जानना है कि या आइदर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ दो में से कोई एक, और नाइदर का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जहाँ दोनों में से कोई नहीं। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए, हम लोग एर्थ प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम कहते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दोनों बिल्कुल सेम बनावट में होते हैं। भाई, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ्स, आर सेल्फ्स होता है, और यही चीज़ इम्फेटिक में भी होता है। तो फिर अंतर क्या है दोनों में? देखिए, अंतर ये होता है, इम्फेटिक प्रोनाउन पहले समझिए, जो प्रोनाउन सब्जेक्ट पर इम्फेसिस डालते हैं, यानी दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं, वे इम्फेटिक प्रोनाउन कहलाते हैं। और इम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में एक और भी अंतर है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है, जो इम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है, ये हमेशा वर्ब से पहले आते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो प्रायः वर्ब से बाद में आता है। इतना तो आपको समझना होगा, आगे हम एग्जाम्पल भी समझाएंगे इसका। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि आई माई सेल्फ डिड इट। अब यहाँ पर आई माई सेल्फ डिड इट, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? डिड है, डिड से पहले आया है। वी आर सेल्फ्स कैन डू इट, इसमें वर्ब क्या है? कैन है, इससे पहले आर सेल्फ्स आया है। ही हिमसेल्फ रोट द स्टोरी, इसमें रोट वर्ब है, उससे पहले हिमसेल्फ आया है। दे देमसेल्व्स डिड दिस वर्क, यहाँ भी डिड के पहले देमसेल्व्स आया है। तो ये तो क्लियर होता है कि इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के हम पहले करते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको जरा समझना भी है। एक चीज़ और भी समझा देते हैं आपको कि आखिर जब देख रहे हैं कि दोनों में सेल्फ, माई सेल्फ लगा है, हर सेल्फ, हिम सेल्फ लगा है, तो अंतर क्या है? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो अपने आप की बात करता है, लेकिन वही जब हम इम्फेटिक प्रोनाउन में आते हैं तो ये स्वयं की बात करता है, और सेंटेंस पर, सेंटेंस के सब्जेक्ट पर क्या करता है? इम्फेसिस करता है, यानी जोर डालता है। जैसे नोट में देखिए लिखे हैं, आई कैन डू इट माई सेल्फ। देखिए, ये जो सेंटेंस मैंने दिया है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का है। मैंने यहाँ देखिए लास्ट में लिख भी दिया है रिफ्लेक्सिव, आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझाने के लिए मैंने दिया है। अब यहाँ देखिए, तो सबसे पहला डिफरेंस कि जो माई सेल्फ का प्रयोग किया गया है वर्ब के बाद किया गया है। वही इम्फेटिक में क्या होता है कि वर्ब के पहले इनका प्रयोग होता है, माई सेल्फ, हर सेल्फ। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये जितने भी सेल्फ और सेल्फ्स हैं, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये वर्ब के बाद लगते हैं। तो आई कैन डू इट माई सेल्फ, इसका अर्थ ये होता है कि मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ। और कौन सा प्रोनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसकी क्या पहचान मैंने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेल्फ और सेल्फ्स प्रोनाउन होते हैं ये हमेशा वर्ब के बाद आते हैं।
आगे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई माई सेल्फ कैन डू इट। अब देखिए यहाँ वर्ब के पहले आ गया माई सेल्फ। इससे साबित होता है कि जब भी सेल्फ या सेल्फ्स प्रोनाउन वर्ब के पहले आते हैं वो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। आई माई सेल्फ कैन डू इट, मैं स्वयं इसे कर सकता हूँ, ये देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। अब यहाँ भी अंतर आ गया, पहले ये आपका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन था उसमें सेल्फ या सेल्फ्स का होता है अपने आप, लेकिन वही एम्फेटिक में स्वयं का मीनिंग आता है। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा, बस इतना ही दिमाग में रखिए, बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसमें पता नहीं चलता कि कैसे है क्या है, लेकिन आपको मैं सबसे शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, जैसा कि देखिए मैंने लिखा है, जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, तो ये वर्ब के बाद आता है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, ये वर्ब के पहले आता है, जैसा कि मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल से समझाया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी है, ये लास्ट आपका प्रोनाउन है भी। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। एक सेंटेंस में साथ साथ दो प्रोनाउन होंगे इनके साथ में। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर। देखिए ईच अदर क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ईच भी प्रोनाउन है, अदर भी प्रोनाउन है। दूसरा, द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर। अब यहाँ वन भी प्रोनाउन है और अनदर भी प्रोनाउन है, लेकिन दोनों का अंतर समझना है। जैसे मोहन एंड सोहन लव्ड ईच अदर, मोहन और सोहन दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। नेक्स्ट, द बॉयज हेल्प्ड वन अनदर, लड़के एक दूसरे की सहायता करते थे। अब देखिए ये भी अंतर समझना है कि ईच अदर का प्रयोग हम कब करते हैं और वन अनदर का प्रयोग हम कब करते हैं। इसका नोट पर ध्यान दीजिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में ईच अदर का प्रयोग होता है, तथा दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है। फिर से समझिए, जहां पर दो का मैटर होगा, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में संबंध दिखाना होगा, तो वहां पर ईच अदर का प्रयोग होगा, लेकिन दो से अधिक संख्या होगी तो वहां पर वन अनदर का प्रयोग किया जाता है। यही होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो ठीक है गाइस, अब देखिए ये आपका प्रोनाउन का आज लास्ट वीडियो था। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद ही समझ में आता है, और देखने के बाद में प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना। जो लोगों ने सभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे और शेयर भी करेंगे। फिर मैं आगे आपको एक और अच्छा वीडियो भेजूँगा, और ये मेरी शुभकामना है कि आप इसको पढ़ें और अपने जीवन में तरक्की करें, अपने कैरियर को बिल्ड करें। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ज़रूर सक्सेस होंगे, ज़रूर सफल होंगे। ये मेरी माँ अम्बे से प्रार्थना है। ओके, तो इसी शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। फिर कल नए वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।